गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार मित्तल, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज आपको युग्मक जनन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हम बात करते हैं युग्मक जनन की, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युग्मक प्लस जनन अर्थात युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधों में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जनन 3 प्रकार का होता है। पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। ठीक इसी प्रकार हम बात करें जंतुओं में या मनुष्यों में, उनमें भी 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। यहाँ हम बात करते हैं युग्मक जनन की। तो युग्मक जनन अर्थात युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। अब बात करें युग्मक की, तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुक्र जनन और दूसरा अंड जनन। बात करते हैं हम शुक्र जनन की, अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। क्योंकि नर और मादा अलग अलग युग्मक होते हैं, अतः यहाँ पर नर युग्मक की हम बात करें तो नर युग्मक होता है शुक्राणु तथा मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये नर और मादा युग्मक मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिससे कि लैंगिक जनन संभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु एवं अंडाणु मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं, एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। दैट इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। युग्मक बन गए, युग्मकों में संयुग्मन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जब हम बात करते हैं शुक्र जनन की, तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। क्योंकि नर युग्मक वृषण की आद्य जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें इंटरनल सेल्स अंतराली कोशिकाएं होती हैं, उनमें बारंबार समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसकी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस प्रकार शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो परिभाषा स्पष्ट है कि शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान अंडाणुओं का निर्माण होता है। एक होता है लिंग के आधार पर जीव। लिंग के आधार पर जीवों की हम बात करें तो जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, एक लिंगी यानी वे जीव जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाएगा था, या तो नर या मादा। बात करते हैं हम द्विलिंगी की, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में। जैसे फॉर एग्जांपल 11th क्लास में जैसा कि डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि केंचुआ द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, जो कि 13-18 खंड में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिंग की बात करें तो एक लिंगी और द्विलिंगी, और शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण, अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण। अब शुक्र जनन की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं, क्योंकि शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। और यह 2 चरणों में होता है। पहला शुक्राणु पूर्व और दूसरा होता है शुक्राणु में रूपांतरण अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले शुक्राणु पूर्व का निर्माण, तो जो बारंबार आद्य कोशिकाएं होती हैं, आद्य कोशिकाएं प्रिमिटिव सेल्स, जो आद्य कोशिका होती है, वे बारंबार समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं विभाजित होती हैं, और कोशिका विभाजित होने के बाद इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? जैसा कि 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, एक कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। अर्थात समसूत्री विभाजन वह होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, और यदि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि आद्यजनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं क्या करती हैं? इनमें 3 प्रावस्थाएं संपन्न होती है। पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था
और तीसरी प्रावस्था परिपक्व प्रावस्था। गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ स्टेज एंड मैच्योर स्टेज। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर 3 स्टेज में, तो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं क्या करती हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीय शुक्राणु कोशिका का निर्माण करती है और द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं पूर्व शुक्राणु का निर्माण करती है। इसकी प्रक्रिया को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो 2n सेल्स होती है, 2n सेल्स बारंबार विभाजन द्वारा 2n then divide to 2n 2n। तो इस प्रकार होने वाला जो विभाजन होता है, यहाँ पे विभाजन होगा समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं बारंबार विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं ये हो गई आपकी कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था। अब कौन सी प्रावस्था आएगी? वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था के दौरान कोई भी एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। इस प्रकार काफी के मोटे हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सेल्स क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, और ग्रोथ करेंगी तो इनके आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तत्पश्चात इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ये प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हम बात करें गुणन प्रावस्था वृद्धि अवस्था के पश्चात यहाँ पर कोशिकाएं गुणन विभाजित होती हैं और वह एक प्रकार से समसूत्री विभाजन की तरह ही यहाँ पर संपन्न होता है। तत्पश्चात जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्म सेल्स जो बनी, वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करेंगी? गुणन विभाजन द्वारा पूर्व शुक्राणु का निर्माण करेगी, जिसमें कि गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी? आधी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आद्य कोशिकाओं द्वारा बारंबार समसूत्री और असूत्री विभाजन के दौरान 4 पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर से एक बार प्रोसेस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और चूंकि युग्मक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को बात करें तो नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है शुक्राणु और मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है अंडाणु। अब चूंकि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन, अंडाणु की प्रक्रिया के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। शुक्राणु शुक्र प्लस जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन। लिंग की बात करें तो जी 2 प्रकार के, लिंगी और द्विलिंगी। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या समान और सूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या आधी। देन इसके बाद शुक्रजनन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आद्य कोशिकाएं होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, वे बारंबार समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में गुणात्मक वृद्धि करती है और गुणात्मक वृद्धि करने के बाद जो एक कोशिका होती है वह अपने आकार में वृद्धि करके वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। तो पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के पश्चात जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है परिपक्व अवस्था, जिसमें पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रकार एक परिपक्व कोशिका में हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान शुक्राणु का निर्माण प्रक्रिया संपन्न होती है। ये हो गया आपका शुक्राणु जनन। उसके बाद में आता है आपका अंडजनन। अंडजनन, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इससे पूर्व हमें पता होना चाहिए कि जो नर युग्मक होते हैं उनमें जो शुक्राणु बनते हैं उनका निर्माण अंतराली कोशिकाएं इंटरनल सेल्स में होता है। सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, जैसा कि वृषण की काट में हमने देखा था कि द सेक्शन ऑफ टेस्टिस टू मेनी सेल्स इन द प्रेजेंटेशन एंड द बॉडी इज gametogenesis and spermatogenesis and oogenesis, the formation of sperm and egg. This is sexual organ divided into 2 parts, to the mono and oogenesis and spermatogenesis, the process that occurs is gametogenesis. तो यहाँ पर हम बात करें अंडजनन की, तो अंडजनन की प्रक्रिया भी ठीक उसी प्रक्रिया के समान होती है जिस प्रकार हमने देखा कि शुक्रजनन की प्रक्रिया। शुक्रजनन की प्रक्रिया में शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडजनन की प्रक्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्राथमिक आद्य कोशिका होती है, यानी कि प्राथमिक आद्य अंड कोशिका होती हैं, जो प्राथमिक अंडाणु का निर्माण करती है, जो कि अंडाशय में पाई जाती है। अंडाशय की जो आद्य कोशिका होती हैं वे बारंबार समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं, प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण करती हैं, यानी कि जिन्हें हम मात्र कोशिका कहते हैं, मदर सेल्स। ये प्राथमिक या मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो सेल्स हो 2n सेल्स, जैसे कि यह प्रक्रिया शुक्रजनन की प्रक्रिया के समान होती है
और इसके दौरान जो कोशिका होती है वही अपने आकार में वृद्धि करती है। ठीक इसी प्रकार जैसा कि हमने शुक्रजनन में देखा कि पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था, तीसरी प्रावस्था परिपक्व प्रावस्था। तो ठीक प्रावस्थाएं वही होती हैं जैसा कि शुक्रजनन में देखा। दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है कि वृषण की जो आद्य कोशिका होती है उनके दौरान शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाशय की आद्य कोशिका होती है जिसके दौरान अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर एक सेल जो कि समसूत्री विभाजन के दौरान अंडजनन की प्रक्रिया के द्वारा मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, वे वृद्धि अवस्था के दौरान अपने आकार में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। और इस प्रकार वृद्धि होने के पश्चात जब वह अपने आकार में पूर्णतः परिपक्व हो जाती है तो उसमें विभाजन होता है, जैसा कि हमने देखा था कि शुक्रजनन के दौरान भी विभाजन के दौरान कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी वही अर्धसूत्री विभाजन, जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके दौरान गुणसूत्र की संख्या तो समान होती है लेकिन अपने आकार में कोशिकाएं वृद्धि करके और निरंतर विभाजित होती रहती है। यहाँ पर पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था और तीसरी प्रावस्था परिपक्व प्रावस्था। इसके दौरान एक तो बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को हम द्वितीयक अंड कोशिका कहते हैं, जबकि छोटी कोशिका को हम ध्रुवकाय कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडी। ये ध्रुवकाय पोलर बॉडी एक प्रकार से शुक्राणु के पोषण का कार्य करती है। तत्पश्चात इनमें होने वाला द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जिसके दौरान एन सेल्स बनती है और इन एन सेल्स के दौरान तीन ध्रुवकाय और एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार शुक्रजनन के दौरान शुक्राणु बनते हैं, ठीक इसी प्रकार अंडजनन के दौरान अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ध्रुवकाय बनते हैं, जबकि इसमें 4 पूर्ण शुक्राणु बनते हैं जो कि शुक्राणु निर्माण में सहायक करते हैं। इस प्रकार जैसा कि सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा, गैमेटोजेनेसिस, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, देन oogenesis, देन स्पर्म एंड एग। तो प्रोसेस लगभग शुक्रजनन और अंडजनन का समान होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें पुरुष शुक्राणु बनते हैं जबकि इसमें 3 ध्रुवकाय जो कि अंड कोशिका को पोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज हम शुक्रजनन और अंडजनन को समझ सकते हैं। थैंक यू।